हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 2 के 10वें एपिसोड को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है नेवर गिव अप। अब तक हमने देखा कि इनोसुके और जेनित्सु मिलकर डाकी का गला काट देते हैं और इनोसुके उसका सिर लेकर भागने लगता है ताकि डाकी जिंदा ना हो पाए। वहीं ग्यूटारो उजुई से लड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है और अचानक से इनोसुके के पास पहुंचकर उसके चेस्ट में सिकल मार देता है। अब तांजीरो देखता है कि इनोसुके जमीन पर गिर गया है और उसकी नजर उजुई पर भी जाती है जो जमीन पर लेटा है। उसका एक हाथ कट कर अलग हो चुका है। ये देख तांजीरो शॉक्ड रह जाता है। इतने में डाकी वापस जिंदा होकर तांजीरो पर जोरदार हमला करना शुरू कर देती है, पर तभी जेनित्सु वहां आकर तांजीरो को धक्का देकर उसे बचाने की कोशिश करता है। तांजीरो गिरते गिरते इनोसुके, जेनित्सु, उजुई, नेजुको सबसे माफी मांगता है और कहता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अगर उसने थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया होता तो शायद ये नहीं होता। फिर तांजीरो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इतने में तांजीरो एक सपने में पहुंच जाता है। ये उसका गाँव था जहाँ बर्फ पड़ रही थी और नेजुको उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि तांजीरो को उसे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमेशा ही माफी क्यों मांगता रहता है। अगर हम गरीब हैं और महंगे किमिनो नहीं खरीद सकते तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना। हमारे फादर की मौत बीमारी से हुई थी तो क्या उनकी गलती थी? उन्होंने बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश की थी लेकिन वो काफी नहीं था। आखिरकार हम सब इंसान हैं, हर चीज हमारे बस में नहीं होती। सबसे जरूरी ये है कि हम आगे बढ़ते रहें। इसीलिए ब्लेम करने की जगह हमें लड़ना चाहिए। कम से कम आप तो इस बात को समझो। और तभी तांजीरो की आंख वापस खुल जाती है। वो सोचता है कि क्या ये पास्ट का कोई सपना था। कुछ देर तो तांजीरो को समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है, क्योंकि डाकी के उस अटैक की वजह से पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट जल रहा था। चारों तरफ आग फैली हुई थी और सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तांजीरो सोचता है कि काश यहाँ रहने वाले सभी लोग भाग निकले हों। फिर अचानक तांजीरो को नेजुको की याद आती है तो वो पीछे मुड़कर देखता है और नेजुको वहीं सो रही थी। तांजीरो को इससे चैन आता है, पर वो कुछ करता उससे पहले ही एकदम से उसके सामने ग्यूटारो आकर खड़ा हो जाता है। वो तांजीरो को चिढ़ाना शुरू कर देता है। तुम कितने किस्मत वाले हो, इतना सब होने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। ये अलग बात है कि तुम में लकी होने के अलावा कोई खास बात नहीं है। तुम्हारे सभी दोस्त तो मर चुके हैं, जैसे कि वो जंगली सुअर, कितना कमजोर है वो। और वहीं वो पीले बाल वाला बच्चा भी मलबे के नीचे दबा हुआ है, तो मैं उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। और बचा उजुई, वो भी मर चुका है। मेरे सिकल का जहर उसकी बॉडी में आखिरकार पहुंच ही गया है। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुम सब बस एक शर्मिंदगी हो, और सबसे ज्यादा तुम तांजीरो। फिर ग्यूटारो पूछता है कि वो जो बॉक्स से बाहर आ रही है वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार है ना? इतना तो मैं जानता हूँ। तो वो क्या तुम्हारी छोटी बहन है? तो तांजीरो हाफने लगता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है, ग्यूटारो मुझे मार क्यों नहीं रहा है। तांजीरो का हाथ भी अब काम करने की हालत में नहीं होता है, तो ग्यूटारो के उसके इतने पास होने के बाद भी वो उसे मार नहीं सकता है। तांजीरो फिर बताता है कि ये बॉक्स वाली लड़की उसकी छोटी बहन है। ये सुनकर ग्यूटारो और जोर से हंसता है और कहता है कि ये तो और शर्म की बात है कि तुम अपनी बहन को ही नहीं बचा पाए, पर आखिरकार तुम एक इंसान ही हो। तो ये साबित होता है कि तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसे अपनी जगह लड़ने नहीं भेजना चाहिए, डरपोक। फिर ग्यूटारो तांजीरो का हाथ उठाता है और कहता है कि इन हाथों से क्या ही होगा, और वो तांजीरो की 2 उंगलियां पलटाकर तोड़ देता है। तांजीरो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर ग्यूटारो उसके सिर पर मारते मारते कहता है कि तुम एक शर्मनाक चीज हो, और अपनी बहन की पावर से जिंदा बच जाना तो उससे भी बुरी चीज है। तुम बस एक
कीड़े हो जो किसी काम का नहीं है। इतने में तांजीरो चुपचाप अपनी तलवार और नेजुको को उठाकर वहां से भागना शुरू कर देता है। ग्यूटारो और डाकी उसे देखकर हंसना शुरू कर देते हैं कि तांजीरो डर कर भाग गया है। कुछ दूर जाने के बाद ग्यूटारो तांजीरो के पास आ जाता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे तांजीरो जलती हुई दीवार से होकर दूसरी तरफ गिर जाता है। पर फिर भी वो रुकता नहीं है और भागता रहता है। ग्यूटारो अभी भी हंसता है। मैंने मेरी पूरी लाइफ में तुम्हारे जैसा डरपोक और बेशरम लड़का कभी नहीं देखा। तांजीरो थोड़ा और दूर आता है और फिर गिर जाता है। तांजीरो के पास कुछ खाने का सामान गिरा होता है तो वो उसे उठाकर ग्यूटारो पर फेंकने लगता है, पर उससे ग्यूटारो को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो तांजीरो के करीब आ जाता है। वो कहता है कि तुम इतने बेकार हो, फिर भी तुम में कुछ बात है। शायद तुम्हारे सिर का ये निशान है जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर अचानक ग्यूटारो खड़ा हो जाता है और कहता है कि शायद मुझे तुम्हें भी डीमन बना देना चाहिए। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। अगर तुम डीमन बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, क्योंकि फिर तुम मेरे जैसे ही बन जाओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मुझे दूसरे की बहन की बिल्कुल चिंता नहीं है। पर इस बात से डाकी खुश नहीं होती है और वो ग्यूटारो से दोनों को खत्म करने को बोलती है, पर ग्यूटारो नहीं सुनता है। डीमन बनते ही तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और कम से कम अपनी बहन को बचाने के लायक बन पाओगे, पर तुम अभी भी समझ नहीं रहे हो और आसमान में देखते हुए ना रोने की कोशिश कर रहे हो। और तभी तांजीरो आसमान से नजरें हटाकर ग्यूटारो पर लाता है। वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, इस पूरे टाइम मैं बस इसका ही इंतजार कर रहा था। और तेजी से ग्यूटारो के सिर पर वो अपने सिर से जोरदार टक्कर मार देता है। ग्यूटारो फिर भी हंसते हुए कहता है कि तुम मुझे टक्कर से मारने की सोच रहे हो। पर अचानक ग्यूटारो को कुछ अजीब सा लगने लगता है। वो जमीन से उठ नहीं पा रहा था। वो अपने पैर की ओर देखता है कि उसमें वही विस्टेरिया फ्लावर का नाइफ तांजीरो ने उसे मार दिया है। उसे समझ आता है कि इसीलिए तांजीरो वहां से भागता हुआ यहाँ आया था इस नाइफ को ढूंढने। और फिर विस्टेरिया की खुशबू को छुपाने के लिए वो ग्यूटारो पर खाना फेंकने लगा। अब उस नाइफ से ग्यूटारो कमजोर पड़ने लगता है और वो फिर तांजीरो की ओर देखता है जो अपने दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए था। ग्यूटारो सोचता है कि इतना जख्मी होने के बाद भी तुम हमला कर रहे हो। पहले तो तुम्हारी मदद करने के लिए 3 लोग और थे, पर अब तो तुम अकेले हो। फिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो। वहीं तांजीरो चिल्लाता हुआ ग्यूटारो की गर्दन काटने लग जाता है। उसे नेजुको की आवाज आती है जो उसे खुशी से बड़े भाई आवाज दे रही है। और फिर तभी डाकी ग्यूटारो को रोते हुए बड़े भाई आवाज लगाती है, जिससे तांजीरो रुक जाता है और उसे ग्यूटारो में अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। वो सोचता है कि अगर मैंने कोई गलत कदम उठाया होता तो इसकी जगह मैं होता। मैं किस्मत वाला हूँ जो अभी तक इंसान हूँ, पर हो सकता है कि इन दोनों के पास कोई चॉइस ना हो, इसीलिए ये डीमन बने। पर अगर मैं भी डीमन बन जाता तो मुझे यकीन है कि डीमन स्लेयर कॉर्प से कोई ना कोई मुझे मार देगा, जो कि अच्छी बात है। इतने में ग्यूटारो मौका देखकर अपने पैर से नाइफ निकालने की पूरी कोशिश करने लगता है। वहीं तांजीरो भी अपनी पूरी ताकत से ग्यूटारो की गर्दन काटने लगता है। डाकी ये सब देखकर परेशान होने लगती है और ग्यूटारो की मदद करने के लिए अपने रिबन्स फेंकती है। और तभी पत्थरों और आग के बीच में से एक बिजली निकलती है जो डाकी के रिबन्स काट देती है। डाकी शॉक रह जाती है और देखती है कि यह जेनित्सु है जो कि अभी तक जिंदा बचा हुआ है। डाकी उस पर दोबारा हमला करने जाती है। इससे जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करने ही वाला होता है, पर डाकी को अब तक समझ आ चुका होता है कि जेनित्सु बस एक ही फॉर्म यूज कर सकता है। पर जेनित्सु थंडर क्लैप और फ्लैश की गॉड स्पीड टेक्निक यूज करता है। अब जेनित्सु सच में बिजली की तेजी से अटैक कर रहा था, जिससे डाकी और शॉक हो जाती है कि जेनित्सु इतना फास्ट हो गया है। और जब तक वो इसे समझती तब तक डाकी की गर्दन तक जेनित्सु की तलवार पहुंच जाती है, मगर वो डाकी की सॉफ्ट गर्दन पूरी तरह से काट नहीं पाता है।
वो सोचता है कि वो इस गॉड स्पीड को बस 2 ही बार यूज कर सकता है, जिसमें एक बार वो इसे ऑलरेडी यूज कर चुका है। तो अगर अब इसने डाकी की गर्दन नहीं काटी तो वो ये मौका गवा देगा। तांजीरो ने बहुत मुश्किल से ये लाखों में एक बार आने वाला मौका बनाया है, तो मैं इसे वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। वहीं तांजीरो को ग्यूटारो की गर्दन काटते हुए दिखाया जाता है, पर अब ग्यूटारो फिर से ताकतवर बनने लगता है और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देता है। तांजीरो घबरा जाता है और सोचता है कि ग्यूटारो फिर से खड़ा हो रहा है। जहर को तो अब तक उसे कमजोर बना देना चाहिए था, तो क्या मुझ में ही इसे खत्म करने की ताकत नहीं है? और इतने में ग्यूटारो के ब्लड स्लैशेस शुरू हो जाते हैं। वो पूरी तरह जहर से रिकवर हो जाता है और नाइफ अपने पैर से निकाल कर खड़ा हो जाता है। तांजीरो को इससे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बस ग्यूटारो को मारने ही वाला था। अब ग्यूटारो तेजी से गुस्से में तांजीरो पर अटैक करना शुरू कर देता है और तांजीरो बस खुद को बचाता रह जाता है। ग्यूटारो तांजीरो के बहुत ही पास आ चुका होता है और बस तांजीरो की आंखें काटने ही वाला होता है, पर तभी उनके बीच में उजुई आ जाता है और ग्यूटारो को अपनी तलवार से पीछे कर देता है। ग्यूटारो चौंक जाता है कि उजुई जिंदा कैसे है। फिर वो देखता है कि उजुई ने अपने मसल्स बंद कर लिए हैं, जिससे ग्यूटारो का जहर उजुई के हार्ट तक कुछ समय के लिए नहीं पहुंचेगा, इसीलिए वो जिंदा है। उजुई फिर दोबारा से ग्यूटारो पर अटैक करने आता है और ग्यूटारो भी अपने ब्लड से बड़े स्लैशेस बना देता है, पर इस बार उजुई को भी ग्यूटारो का पैटर्न समझ आ चुका होता है। वो उसके स्लैशेस को राइम बना देता है। ग्यूटारो भी सोचता है कि उसके रोटेटिंग सर्कुलर स्लैशेस उजुई ने एक सॉन्ग में बदल दिए हैं, जिसे वो गा सके। इसने इतना सब कर लिया है, वो भी सिर्फ एक हाथ के साथ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और तांजीरो भी भागता हुआ उजुई के ही पीछे आता है। ग्यूटारो को गुस्सा आ जाता है और वो भी उजुई की तरफ लड़ने भागता है, जिससे दोनों की कांटे की टक्कर शुरू हो जाती है। दोनों बहुत ही ताकत से और बेहद खतरनाक तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। दोनों में घमासान युद्ध होता है। दोनों में कोई हार मानने को तैयार नहीं था। तांजीरो देखता है कि उजुई ने एक मौका बनाया है जिससे तांजीरो ग्यूटारो को मार सके, और उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उजुई थक जाएगा। तांजीरो फिर जल्दी से जंप करके ग्यूटारो के पास पहुंचता है, पर ग्यूटारो को समझ आ जाता है, जिससे वो तांजीरो के मुंह में अपना सिकल मारकर उसे रोक देता है। वो हंसने लगता है, तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया था, पर तुमने उसे जाने दिया। सिकल तांजीरो की गर्दन पर होता है। अब तुम्हारी बॉडी में भी मेरा जहर आ जाएगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन तांजीरो हार नहीं मानता है और अपनी टूटी और कटी हुई बॉडी से ही ग्यूटारो की गर्दन पर तलवार मार देता है। ग्यूटारो भी इससे सोचने लगता है कि ये कैसा बच्चा है और ये हार कब मानेगा। तुम किसी भी तरह मुझे नहीं हरा सकते हो। वहीं तांजीरो सोचता है कि अब मुझे अपने सिर से पैर तक का सारा जोर लगाना पड़ेगा, तभी जाकर ये डीमन मर पाएगा। वो अपनी पूरी बॉडी का जोर लगाना शुरू कर देता है, जितना उसमें दम है। उसी वक्त अचानक से तांजीरो के सिर का निशान बड़ा हो जाता है और अपना शेप भी बदल लेता है। तांजीरो की आई बॉल्स गायब हो जाती हैं और उसके बालों का कलर भी बदल जाता है। इस मार्क के आने से तांजीरो की ताकत भी बढ़ गई थी और वो इतनी तेज चिल्लाता है कि ग्यूटारो की सच में आधी गर्दन कट जाती है। ग्यूटारो टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि अगर ये मेरी गर्दन काट भी दे तो भी हम दोनों जिंदा रहेंगे जब तक डाकी सेफ है। इससे उसे डाकी की याद आती है और वो अपनी तीसरी आंख खोलकर देखने लगता है। जेनित्सु और डाकी की लड़ाई चल रही थी, जहां जेनित्सु अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। डाकी भी हंसने लगती है और वो अपने दूसरे रिबन्स को उस पर पीछे से अटैक करने को भेजती है, पर उसकी बदकिस्मती से इनोसुके वहां पर अचानक से हीरो वाली एंट्री मारता है और जेनित्सु को बचा लेता है। डाकी शॉक हो जाती है, इसे तो हमने मार दिया था, तो ये जिंदा कैसे है? इस पर इनोसुके जवाब देता है कि मुझे मेरे ऑर्गन्स शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं पहाड़ों पर पला बड़ा हूँ, तो जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब लॉर्ड इनोसुके भी डाकी की गर्दन को पिछली बार की तरह काटने लग जाता है। तांजीरो, जेनित्सु और इनोसुके अपनी पूरी जान, पूरी ताकत लगा देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद आखिर में ये उन दोनों डीमन भाई बहन की गर्दन साथ में काटने में कामयाब हो जाते हैं। एक तरफ से डाकी का सिर कटकर घूमता है और दूसरी साइड से ग्यूटारो का।
और दोनों सिर एक दूसरे के पास आकर गिरते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उजुई की तीनों वाइफ्स दूर से खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है और सुमा रोते रोते चिल्लाती है कि तुम सबने कर दिखाया। माकियो हिनात्सुरु को उठाती है ये सब दिखाने के लिए, तो हिनात्सुरु को कुछ अजीब लगता है। यहाँ तांजीरो की बॉडी में जहर फैलता जा रहा था जिससे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उजुई उसे देखते हुए कुछ कहता है पर तांजीरो को दिखना और सुनाई देना बंद हो जाता है। तांजीरो सोचता है कि मिस्टर उजुई कुछ कह रहे हैं, क्या मैं ग्यूटारो की गर्दन नहीं काट पाया? और तांजीरो जमीन पर गिरने लगता है। वहीं उजुई असल में चिल्लाता है कि तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी ग्यूटारो की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, उसमें से लाखों ब्लड सिकल्स निकलते हैं और पूरे टाउन में इतना बड़ा धमाका करते हैं जैसे वहाँ पर परमाणु बम फटा हो। इनोसुके, जेनित्सु, तांजीरो और उजुई को वहाँ से भागने का मौका नहीं मिल पाता और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये लोग इस धमाके से बच पाएंगे? और अगर बच भी गए तो सभी के शरीर में ग्यूटारो का जहर फैल रहा है, उसका क्या होगा? और वो तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि इस सीजन का आखिरी एपिसोड है। तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।